अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजेंडा सीएसएस। आज हम बात करेंगे इंग्लिश एसे के बारे में। वी आर गोइंग टू डिस्कस एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इंग्लिश एसे फॉर द सीएसएस 2023 और एटलीस्ट फॉर 2024। आप जानते हैं कि यूक्रेन में वॉर चल रही है और उसकी वजह से बहुत सारे डायनामिक्स चेंज हो चुके हैं। बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं, फ़िलासफ़र्स हैं, एकेडमिक्स हैं, उनको पीस की पड़ी हुई है। सब कह रहे हैं जी कि पीस डिस्टर्ब हो गया और वॉर्स स्टार्ट हो गई हैं। व्हाट डज़ इट मीन फॉर द वर्ल्ड? तो इज़ पीस पॉसिबल और नॉट, ये आज का हमारा टॉपिक भी है और इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक्चुअली हम डिस्कस करेंगे एक अदद आउटलाइन और फिर हम देखेंगे कि क्या ये आउटलाइन अच्छी बनी हुई है, इसमें क्या कुछ ऐड किया जा सकता था या नहीं किया जा सकता था। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को आज की क्वेश्चन ऑफ द डे के साथ। क्वेश्चन ऑफ द डे ये है कि ऑल्दो वॉर्स आर हैपनिंग एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, बट what do you think is the biggest threat to peace in the world? Is it climate change or is it nuclear weapons? इन दोनों में से आपने बताना है कि कौन सा बड़ा थ्रेट है आप समझते हैं कि वर्ल्ड पीस के लिहाज से। तो इसको आंसर को कमेंट सेक्शन में लिखिएगा एंड लेट्स स्टार्ट एक्सप्लोरिंग द आउटलाइन ऑफ दिस ऐसे। वी हैव एन आउटलाइन फ्रॉम अ स्टूडेंट और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आउटलाइन नहीं बनानी या ये आउटलाइन जो है इसको आप किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इज़ ग्लोबल पीस यूटोपियन मिथ, ये इनका टॉपिक है जी। और फर्स्ट पे आ गया इंट्रोडक्शन, थीसिस स्टेटमेंट। ऑल्दो द वर्ल्ड हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम मल्टीफेसेटेड चैलेंजेस, कामा येट ग्लोबल पीस। येट नहीं आता, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऑल्दो के बाद येट नहीं आता। ऑल्दो और ऑलरेडी एक कंडीशनल है तो उसके बाद येट लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये इनफैक्ट एक मिस्टेक है। ग्लोबल पीस कैन बी मेड पॉसिबल, आगे एरो के ऊपर थ्रू कंसर्टेड एफर्ट्स। तो थ्रू कंसर्टेड एफर्ट्स को आप ब्रैकेट में ना लिखें, आप उसको सिंपली एरो लगा के लिखते हैं, ब्रैकेट में ना उसको करें। ऑन द पार्ट ऑफ नहीं जी, ऑन द पार्ट ऑफ नहीं, ऑन पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी। ठीक है जी। तो दिस स्टेटमेंट आपकी सिंपल है और टॉपिक को हिट करिए, बट उसमें अगेन दो तीन मिस्टेक्स हैं, इनको दूर कर लें और थोड़ी सी इसको और कम्प्रीहेंसिव बना लें ताकि एक अच्छी थीसिस स्टेटमेंट लगे, एक कम्प्रीहेंसिव लगे। खैर नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं जी। रेट्रोस्पेक्टिव अकाउंट ऑफ द वॉर स्ट्रिकन ह्यूमन हिस्ट्री एज मोर लीथल दैन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। तो इससे हमें जल्दी ज़ाहिर हो जाता है, बहुत क्लियर हो जाता है कि जनाब जो अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री है उसका अकाउंट देते हुए ये जो स्टूडेंट हैं या जिन्होंने लिखा है वो ये बताना चाह रहे हैं कि वो पिछली हिस्ट्री बहुत ज़्यादा लीथल थी एज़ कम्पेयर टू द रिसेंट हिस्ट्री या रिसेंट पास्ट। सो इससे हमें ये अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि इस बंदे ने ऐसे पीस के बारे में लिखना है कि जी पीस इज़ पॉसिबल। ऐसा नहीं है कि इस वक्त बहुत ज़्यादा डिज़ास्ट्रस वॉर्स हो रही हैं और पहले के मुकाबले में बहुत ज़्यादा वो लाइक ब्लडी वॉर्स हैं। दैट इज़ नॉट द केस। इनफैक्ट वर्ल्ड इज़ मोर पीसफुल दैन इट वाज सम 200-300 और इवन 1 और 2 मिलेनिया बैक। सो ये तो इन्होंने कंटेक्चुअलाइज़ कर दिया या हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव दे दिया इसके ऊपर। फिर है जी थर्ड पॉइंट, इवॉल्विंग नेचर ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स इन द 21st सेंचुरी एंड एनहांस्ड प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ द ग्लोबल पीस। इवॉल्विंग नेचर ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स, अब आपने अगर इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ा हुआ है, देखेंगे ऐसे आपके जितने भी डिसिप्लिन हैं या जितने आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं उन सारों के नॉलेज का मुरक्कब भी होता है। ऐसा नहीं है कि ऐसे का नॉलेज अलग है और इंटरनेशनल रिलेशंस को आप भूल जाएं, ऐसा नहीं है। इंटरनेशनल रिलेशंस स्टार्ट ही यहाँ से होता है कि इंटरनेशनल रिलेशंस इज़ एन एवोल्यूशनरी सब्जेक्ट। ये इवॉल्व होता रहता है आहिस्ता आहिस्ता, जैसे जैसे नेशंस के बिहेवियर्स, नेशंस के पॉलिसीज़ या नेशंस के आपस में रिलेशंस चेंज होते हैं या वो नए पैटर्न्स इख्तियार करते हैं तो इंटरनेशनल रिलेशंस भी चेंज होता है। लिहाजा इंटरनेशनल रिलेशंस और ग्लोबल पॉलिटिक्स इज़ ऑलवेज़ इवॉल्विंग। ये सिर्फ 21st सेंचुरी में नहीं हो रहा, लेकिन जो इन्होंने स्टेटमेंट लिखी है वो है इवॉल्विंग नेचर ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स इन द 21st सेंचुरी। ये कहना चाह रहे हैं कि 21st सेंचुरी में इवॉल्विंग नेचर है, इससे पहले नहीं था शायद। ठीक है, तो ऐसे ना करें। इस जो इन द 21st सेंचुरी को आप एंड पे ले जाएं तो ये बहुत अच्छी लाइन बन जाएगी, जैसे इवॉल्विंग नेचर ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड एनहांस्ड प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ ग्लोबल पीस इन द 21st सेंचुरी। तो इवॉल्विंग नेचर के बाद एनहांस्ड प्रॉस्पेक्ट्स कौन कौन हैं जनाब ग्लोबल पीस के लिए 21st सेंचुरी में, इस तरह ये जुमला बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा।
खैर जी, अगला जो मेन आर्गूमेंट दिया है उसमें ब्लंडर है मैं समझता हूँ। आई नेवर रिकमेंड कि आप उसको मम्बल जम्बल कर दें या मिक्सअप कर दें। ऐसे इज़ ऑल अबाउट ऑर्गेनाइजेशन, आपकी कितनी ऑर्गेनाइजेशन की स्किल्स हैं, आप कितना उसको कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ऐसा ना करें कि आप कॉजेज़ और सॉल्यूशंस इकट्ठे देना शुरू कर दें, ऐसा ना करें कि प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस इकट्ठे आना शुरू हो जाए। अगर आप ऐसा करते हैं तो वो एक कम्प्रीहेंसिव नहीं रहता, या फिर वो एक यूँ कह लें कि इट सीम्स लाइक अ ले मैन्स वर्क। कोई वेल रेड नहीं है या उसने प्रॉपर ऐसे का स्ट्रक्चर नहीं सीखा हुआ। सो इसलिए नॉर्मली लोग ऐसा करते हैं कि प्रॉब्लम के साथ साथ ही सॉल्यूशंस देना शुरू कर देते हैं। मे बी इट कैन सीम इफ़ेक्टिव कि जनाब मुझे एक प्रॉब्लम जो है मैं आपको बता रहा हूँ उसका सलूशन भी साथ ही मुझे पता है, दैट इज़ ट्रू। बट द पॉइंट इज़ कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हों वहाँ पे आप उनके एक एक दो दो सलूशन दे देते हैं, तो फिर बाकी के प्रॉब्लम्स कहाँ जाएंगे। इट शोज़ कि आपका लैक ऑफ नॉलेज है, या आप एक वाइडर पर्सपेक्टिव में बात करना ही नहीं चाह रहे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो यहाँ पे हर्डल्स टू पीस आपने दिए हैं इन्होंने, तो वो सिर्फ 2-3 आपने दिए हैं, और चौथा जो क्लाइमेट चेंज है वो अगेन नेक्स्ट अलहदा से आर्गूमेंट बना के दे दी है। लेकिन अगर हर्डल्स टू पीस आप देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हैं, और आपने सिर्फ 2-3 दे के उसके बाद उन्हीं के सॉल्यूशंस एक एक दे दिए। इससे बेहतर यही स्ट्रक्चर है कि आप कुछ 6-7 इस तरह के एग्जांपल्स दे दें, या दो दो को कंबाइन कर लें, जैसे आप रीजन वाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ताइवान और अफ़गानिस्तान को आप कंबाइन कर दें इन एशिया जी, फिर मिडल ईस्ट का अलहदा कर दें, फिर जी आप यूरोप का कोई क्राइसिस है उसको एक यूरोप में लाइक एक तो हो गया यूक्रेन क्राइसिस, उसके अलावा भी कोई आपको क्राइसिस नज़र आता है तो उसको उसके साथ कंबाइन कर दें, सैंडविच कर लें, ताकि दो दो आपके एक ही पॉइंट में आ जाए। फिर आप उनके सॉल्यूशंस जो हैं वो जेनेरिक देंगे, लाइक डेमोक्रेसी है, लाइक प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, लाइक फ्री प्रेस है, लाइक डी न्यूक्लियराइजेशन है, और ओपन कॉवेनेंट्स वगैरह वो तो खैर बहुत पुरानी थ्योरी है। तो इस लिहाज से मैं कहता हूँ कि आप उनको मिक्सअप ना करें, कॉजेज़ और इफ़ेक्ट्स या सॉल्यूशंस और कॉजेज़ जो हैं वो उसके साथ साथ ना दें। ये एक अच्छा वर्क नहीं लगता, ये कैटेगराइज्ड या डिसेंट वर्क नहीं है। सो दैट इज़ वाई मैंने इनको क्रॉस लगाया हुआ है, ताकि ये आपके नज़र से गुजरती रहें कि जो ये स्लैंटेड लाइंस है दे मीन अ बिग नो। इस तरह से आपने नहीं करना। मैं खैर इन पॉइंट्स की आपको समरी बता देता हूँ। इन्होंने हर्डल्स लिखी थी जनाब, पहले अफ़गान डायलेमा लिखा था और उसके 2-3 सॉल्यूशन लिखे हैं, जैसे नीड फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड प्रमोटिंग स्पोर्ट्स एज अ टूल फॉर पीस इन अफ़गानिस्तान। ओके, अच्छे पॉइंट्स हैं, बट द पॉइंट इज़ के इनके अलावा भी जो हैं बहुत सारे थ्रेट्स हैं पीस को, लाइक मैंने इधर लेफ़्ट पे कुछ मेंशन किए हैं। यमन क्राइसिस है, यूक्रेन वॉर है, फिर वॉर्स इन द साहिल है, और सीरियन क्राइसिस है, पैलेस्टीनियन इशू है, कश्मीर डिस्प्यूट, ताइवान, हांगकांग, और फिर नॉर्थ कोरिया का जो न्यूक्लियर मिसाइल सिस्टम है। तो ये भी सारे जो हैं थ्रेट्स टू पीस हैं। तो आपने ये क्यों नहीं लिखे, या अगर लिखने थे तो एटलीस्ट इनमें से 5-6 तो लिखे होते ना, मुझे कुछ अंदाज़ा तो होता कि आपकी स्टडी सिर्फ साउथ एशिया या पाकिस्तान सेंट्रिक नहीं है, आपकी स्टडी ग्लोबल है, क्योंकि हम ग्लोबल पीस की बात कर रहे हैं। सो डू नॉट डू दिस, आई डू नॉट रिकमेंड दिस स्ट्रक्चर एट ऑल। और नेक्स्ट पॉइंट में इन्होंने कश्मीर डिस्प्यूट का लिखा था और उसका सलूशन भी दे दिया। फिर थर्ड पे जनाब मिडल ईस्ट क्राइसिस एंड कैरिंग आउट। अब देखें, पहले आपने एक इशू दिया, उसके 2 सॉल्यूशंस दिए, फिर आपने एक इशू दिया, उसका एक सॉल्यूशन दिया, ठीक है जी, और फिर थर्ड जो है वो इशू और सॉल्यूशन वो भी एक ही पॉइंट में दे दिया। ये भी एक गलत है, क्योंकि अगर आप इश्यूज़ और सॉल्यूशंस को अलग-अलग कर रहे हैं तो एटलीस्ट इतना तो करें कि वो अलग करें। मैं वैसे ये रिकमेंड नहीं कर रहा, जस्ट पॉइंटिंग आउट फ्लॉज या इनकोहेरेंस के जनाब आपके जो एक स्ट्रक्चर लेके चल रहे हैं उसी के अंदर कंट्राडिक्शंस है। फिर जनाब क्लाइमेट चेंज वाला इन्होंने 5th पॉइंट लिखा है, तो वो भी तो एक चैलेंज है ना, तो उसको आप चैलेंज टू द ग्लोबल पीस क्यों नहीं लिख रहे, उसको आप उसी हेडिंग में क्यों नहीं लिख रहे। दिस शोज अ लैक ऑफ क्लैरिटी कि जनाब आपको पता ही नहीं है कि आपने लाइक कहीं से पढ़े थे जी ये 3 इश्यूज़ हैं जो कि ग्लोबल पीस को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, तो मैं पहले ये 3 इश्यूज़ लिख देता हूँ क्योंकि मैंने ये याद किए थे किसी न्यूज़पेपर से या किसी कॉलम से, और फिर मैं अगले पॉइंट में लिखूँगा यार मुझे याद आ गया कि क्लाइमेट चेंज भी एक बहुत बड़ा इशू है। तो ऐसे ना करें, इससे डेफिनेटली आप पास नहीं हो सकते, दिस आई कैन अश्योर यू।
खैर द क्लाइमेट चेंज चैलेंजेस एज एन, चैलेंजेस है तो फिर एज एन नहीं आएगा, एज इम्पेडिमेंट्स टू ग्लोबल पीस या हिंडरिंग द ग्लोबल पीस, जो भी आप करना चाहें। मिटिगेटिंग द क्लाइमेट क्राइसिस टू प्रोटेक्ट ग्लोबल पीस, ओके। और इसके भी एंड पे फुल स्टॉप भी नहीं है। फिर सोल्यूशन आ जाते हैं जनाब, जो सोल्यूशन उन्होंने दिए कि डिस्पेलिंग द मिथ्स अबाउट ग्लोबल पीस थ्रू प्रोलिफरेशन ऑफ डेमोक्रेसी अक्रॉस द वर्ल्ड। अब अगर मैं जनरल रीडर हूँ तो मैं यही समझूंगा कि जनाब आपने सोल्यूशंस दे दिए और उनके साथ साथ जो प्रॉब्लम्स दे दिए और उनके साथ साथ सोल्यूशंस दे दिए, और फिर बाद में ये एक अलहदा से आपने सोल्यूशन दिया है जो कि इनअप्रोप्रिएट है। और क्या कह सकते हैं कि मैं जो इसका लास्ट पॉइंट है ये मैंने पढ़ा भी था। अब बात यह है कि डिस्पेलिंग द मिथ्स से आपकी बात स्टार्ट हो रही है अबाउट ग्लोबल पीस के, ग्लोबल पीस के बारे में जो प्रोपेगेंडा है या उसके बारे में जो फेक न्यूज़ है या मिसकंसेप्शंस हैं उनको डिस्पेल किया जाए थ्रू प्रोलिफरेशन ऑफ डेमोक्रेसी। जब आप ये पैराग्राफ पढ़ते हैं इनका, मैंने पढ़ा है, तो आपको यही लगता है कि ये सिर्फ डेमोक्रेसी की ही बात कर रहे हैं, जैसे दुनिया में जमहूरियत की कमी है, पीस का तो कोई मसला ही नहीं। तो जो मिसकंसेप्शंस वाली बात आपने की है वो बहुत एंड पे जाके होगी, शायद मैंने उधर तक मैं जा ही नहीं सका क्योंकि मुझे शुरू में ये लग रहा था कि जब आपने टारगेट को हिट ही नहीं किया उस पैराग्राफ में, तो हाउ विल आई बी इंटरेस्टेड इन रीडिंग दैट पैराग्राफ। सो डू नॉट डू दिस। 7th पॉइंट पे इनकी कंक्लूजन आ गई। ओवरऑल मैं कहूँगा कि जी इनकी आउटलाइन कम्प्रीहेंसिव नहीं थी और इस तरह की एसे की आउटलाइन आपने बिल्कुल नहीं बनानी, ये स्ट्रक्चर आपने फॉलो नहीं करना। फॉलो द सिंपलर स्ट्रक्चर जिसमें आपकी गलतियाँ नहीं होंगी और जिसमें थोड़ा सा डाइवर्सिटी ऑफ नॉलेज को आप एग्जिबिट कर सकते हैं। उसमें आप ज़्यादा प्रॉब्लम्स या ज़्यादा कॉजेज़ एक ही जगह पे लिख सकते हैं और ज़्यादा सॉल्यूशंस जो हैं वो जेनेरिक होंगे, वो अफ़गानिस्तान पे भी अप्लाई हो जाएंगे, यमन में भी अप्लाई हो सकते हैं, वो ताइवान क्राइसिस में भी अप्लाई हो सकते हैं, वो हांगकॉन्ग या नॉर्थ कोरिया में भी अप्लाई हो जाएंगे। तो वाई डोंट यू गो फॉर दैट। So that is the recommended structure. I hope कि you will not do this again. और although और yet की गलतियाँ ना करें बार बार। it is frustrating for me as a teacher, as a checker as well कि मैं आपको हर दफ़ा बता रहा हूँ and you are still doing it. So जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, try to learn from those। मैं ऐसे ही तो आपको नहीं बता रहा ना, हर दफ़ा जो मैं चीज़ें बताता हूँ उनको साथ साथ लिखते जाएँ और तहैया कर लें कि ये गलती हमने आइंदा से नहीं करनी। आप देखेंगे कि एक एक दो हर वीडियो के साथ, हर ऐसे के साथ आपकी गलतियां अगर दूर हो रही हैं तो 5-6 ऐसेस के बाद आपकी जो ये शीट है ये क्लीन होना शुरू हो जाएगी, ये बहुत इम्प्रूव हो जाएगी। आपको फिर डर नहीं रहेगा कि मेरी बहुत ज़्यादा गलतियाँ हैं, ये आपको कॉन्फिडेंस देगा और आपका ऐसे अच्छा हो जाएगा। बहुत ज़्यादा गेम कॉन्फिडेंस की भी होती है क्योंकि लोग डरते रहते हैं कि मेरी ग्रामर भी नहीं ठीक, मेरी आर्गूमेंटेशन नहीं ठीक, मेरे फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं ठीक, राइटिंग नहीं अच्छी, सो हाउ विल आई बी एबल टू पास। तो उसको पास करने का बेहतर तरीका यही है कि आप अपनी गलतियों पे काम करें, साथ साथ जो एरर्स पॉइंट आउट किए गए हैं उनके ऊपर निशान लगाते जाएं, उनको थोड़ा थोड़ा रीड करें, उनको रेक्टिफाई करें और फिर मूव ऑन करते जाएं। आपके एरर्स जैसे जैसे कम होते जाएंगे वैसे वैसे आपका ऐसे इम्प्रूव होता जाएगा और इसी तरह आपके ऐसे में पास होने के चांसेस भी बढ़ते जाएंगे। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी का इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन देखेंगे और उसके बारे में भी अपनी राय देंगे। सो स्टे ट्यून्ड, आई मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।